ओके, क्वेश्चन नंबर 76 क्या है? रिले ऑपरेट्स इफ देयर इज अ हैवी इंक्रीज इन लोड करंट। बताओ कौन सा रिले ऑपरेट करेगा अगर हैवी इंक्रीज इन लोड करंट है तो। ठीक है, ओके। तो लाइक आप पहले ये देख लो कि फुल फॉर्म क्या है। ईएफआर बोलो जरा, ईएफआर का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? अर्थ फॉल्ट रिले, अर्थ फॉल्ट रिले। ठीक है, अच्छा। अर्थ फॉल्ट रिले को अगर देखा जाए तो लाइक कि कौन सा रिले यूज होता है अर्थ फॉल्ट रिले में? रजिस्टेंस, रिएक्टेंस या इम्पीडेंस? मतलब रिएक्टेंस रिले, मो रिले या एडमिटेंस रिले? एनीवन? रेजिस्टेंस रिले मतलब सॉरी मो रिले या फिर एडमिटेंस रिले, इम्पीडेंस रिले या फिर रिएक्टेंस रिले? एनीवन? ऐसे फॉल्ट में जिसमें अर्थ इन्वॉल्व होता है कौन सा रिले हम यूज करते हैं? ऐसे फॉल्ट में जिसमें अर्थ रेजिस्टेंस इन्वॉल्व होता है उसमें हम कौन सा रिले यूज करते हैं? तो आंसर इज रिएक्टेंस रिले, रिएक्टेंस रिले। आ रही बात समझ में? ठीक है, खैर। उसके बाद अगर हम बात करें ओवर AOVR, क्या हो जाएगा ये? ओवर वोल्टेज रिले। ठीक है, और OLR क्या हो जाएगा? ओवर लोड रिले। तो अगर आपको लाइक सिंपली फुल फॉर्म पता है तो आप समझ जाओगे कि लाइक हैवी इंक्रीज इन लोड करंट। तो बताओ कौन प्रोटेक्ट करेगा? कौन प्रोटेक्ट करेगा? ओवरलोड करंट। क्लियर है बात? अच्छा, जैसे रिले से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है, पीएसएम। पीएसएम का फुल फॉर्म बोलो, पीएसएम का फुल फॉर्म बोलो। व्हाट इज पीएसएम? दैट इज प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर, प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर। तो प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या होता है? IF फॉल्ट करंट अपॉन, फॉल्ट करंट अपॉन व्हाट? जल्दी बोलो। फॉल्ट करंट अपॉन क्या होता है? ओके, फॉल्ट करंट अपॉन CT रेशियो, वेरी गुड, इनटू इनटू आई पिकअप। क्या होता है? आई पिकअप। अच्छा, एक बात और, सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये फॉल्ट करंट प्राइमरी का है सेकेंडरी का है? क्योंकि ये ट्रांसफार्मर, रिले कॉइल इज लाइक ए ट्रांसफार्मर। तो सेकेंडरी का प्राइमरी का, दिस इज ऑफ प्राइमरी फॉल्ट करंट। ठीक है ना? प्राइमरी फॉल्ट करंट है तो लाइक प्राइमरी फॉल्ट करंट डिवाइड बाई CT रेशियो इंटू आई पिकअप। और अगर सिंपली आई पिकअप की बात करें देन व्हाट इज आई पिकअप? व्हाट इज आई पिकअप? जल्दी बोलो, व्हाट इज आई पिकअप? बोलो यार। हाँ, मतलब रेटेड सेकेंडरी करंट, रेटेड सेकेंडरी करंट ऑफ रिले, सेकेंडरी करंट ऑफ रिले मल्टीप्लाइड विथ गुड इवनिंग मंजीत, करंट सेटिंग, करंट सेटिंग। ठीक है, करंट सेटिंग। तो ये सारी चीजें खैर लिख लेना क्योंकि इस पे अक्सर न्यूमेरिकल आता है। ठीक है, बाकी डिटेल फुल कोर्स में एक तो पढ़ा ही होगा। क्लियर है? आगे बढ़ें। अच्छा, अगर याद रखना, अगर आपने यही फॉर्मूला मान लो कभी गलती से सेकेंडरी का फॉल्ट करंट दे दे लाइक IF2, तो यहाँ पे सिर्फ क्या रिमूव हो जाएगा? जल्दी बोलो,
यहाँ से सिर्फ क्या रिमूव हो जाएगा, अगर इन केस आप सेकेंडरी का फॉल्ट करंट कंसीडर कर रहे हो तो यहाँ पे क्या रिमूव हो जाएगा, CT रेशियो। देन ये सिर्फ इतना बचेगा, दैट इज व्हाट, आई पिकअप। क्या बचेगा, आई पिकअप करंट। ठीक है, तो एक ये आप ध्यान रखना। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 77, इसका आंसर बताओ। सेडिमेंटेशन इन लेड एसिड सेल अकर्स ड्यू टू, sedimentation in lead acid cell occurs due to, सेडिमेंटेशन होता क्या है, देखो यार, दीज आर लाइक कि सम प्रॉब्लम्स जो कि कहाँ पे फेस होते हैं, बैटरीज में, लेड एसिड बैटरीज पे, लेड एसिड बैटरीज पे। तो पहले थोड़ी सी समझते हैं बात को। दिस इज व्हाट, ये आपके सामने क्या है, ये तो आपने देखा ही होगा। दिस इज व्हाट, लेड एसिड बैटरी। इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है उस पर अपन बात करते हैं। लेड एसिड बैटरी समझ रहे हो ये बात, बोलो यार। इसके पहले भी बात हो चुकी है कि लेड एसिड बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल पे कौन सा मटेरियल होता है, जल्दी बोलो, पॉजिटिव टर्मिनल पे कौन सा मटेरियल होता है, आंसर दो यार जल्दी जल्दी। लेड ऑक्साइड। और नेगेटिव टर्मिनल पे ओनली लेड, ओनली लेड। ठीक है, चलो, तो लाइक ये तो बैटरी है। अब देखो इसमें प्रॉब्लम क्या क्या आती है इस बैटरी की। देखो ये सारे टॉपिक्स ना, पहले बता दूं, लाइक ये सारे टॉपिक्स मैं अलग से कभी पढ़ा ही नहीं सकता, लाइक इतना वो नहीं है। लाइक ये कुछ ऐसे भी टॉपिक्स होंगे जो मैं यहीं पे डिस्कस करने वाला हूँ, याद रखना इस बात को। लाइक जिन्होंने डिटेल कोर्स पूरा पढ़ा भी हुआ उनको भी नहीं पढ़ाया है, तो कुछ क्वेश्चंस, कुछ टॉपिक्स तो मैं ऐसे क्वेश्चन के थ्रू ही कवर करूँगा, इवन अभी चाहे फिर जेई का एग्जाम हो ना। ठीक है, तो देखो, तो डिफेक्ट्स ऑफ अ सिंपल क्या क्या होता है, एक तो हार्ड सल्फेशन, एक होता है बकलिंग, एक होता है पार्शियल शॉर्ट, इसी को बोलते हैं सेडिमेंटेशन। इसी को क्या बोलते हैं, सेडिमेंटेशन। ये सारी प्रॉब्लम्स किस में कौन फेस करता है, ये सारी प्रॉब्लम कौन फेस करता है, जल्दी बोलो, ये सारी प्रॉब्लम्स कौन फेस कर रहा होता है। लेड एसिड बैटरी। ठीक है, अब देखो कौन सी प्रॉब्लम में क्या होता है और कैसे उसको दूर करते हैं। तो सबसे पहली प्रॉब्लम क्या है, हार्ड सल्फेशन। अब इसको देख के शायद आपको कुछ याद आ जाए, ये सिचुएशन देखिए कभी, बोलो यार, ये सिचुएशन आपने देखी है कभी, लाइक दिस वन और दिस वन और दिस वन, दिस इज नोन एज हार्ड सल्फेशन, दिस इज नोन एज हार्ड सल्फेशन। तो अब देखो ये होता क्यों है, अभी ये हिंदी में लिखा है, लेकिन मैं भी वैसे हिंदी में ही समझाऊंगा, बट समझो क्या है हार्ड सल्फेशन। क्या होता है कि जैसे आपने लाइक कि ओवर डिस्चार्जिंग कर दी, एक तो होता है डिस्चार्जिंग, एक ओवर डिस्चार्जिंग, मतलब एकदम से ही खत्म हो, मतलब कि लाइक कि कुछ भी ना बचे, तो उस केस में ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्या हो जाता है, हार्ड सल्फेशन हो जाता है। दूसरा केस नॉर्मल डिस्चार्ज है, बट वो काफ़ी दिनों के लिए आपने डिस्चार्ज स्टेट में रखा हुआ है। जैसे सपोज कि आप इन्वर्टर है आपके घर और 10-15 दिन तक लाइट आई ही नहीं, तो वो किस स्टेट में आ जाएगा, डिस्चार्जिंग स्टेट में ना, बोलो हाँ या ना। और एक काफ़ी लॉन्ग टाइम के लिए, काफ़ी लॉन्ग टाइम के लिए डिस्चार्जिंग स्टेट में आ जाएगा। तो उस सिचुएशन में क्या क्रिएट हो जाएगा वहाँ पे, जल्दी बोलो, उस सिचुएशन में क्या क्रिएट हो जाएगा वहाँ पे, हार्ड सल्फेशन। क्लियर है बात, हार्ड सल्फेशन। या फिर आपने देखा होगा जैसे कोई बैटरी की दुकान हो, वहाँ पे जो बाहर रखे होते हैं वो तो किस स्टेट में होते हैं, डिस्चार्जिंग स्टेट में या ओवर डिस्चार्जिंग स्टेट में। जो बाहर ऐसे दुकान, ऐसे शॉप पे बाहर फेंके होते हैं, वो किस स्टेट में होते हैं, बेसिकली दोज आर इन ओवर डिस्चार्जिंग स्टेट ना। ठीक है, तो अगर ओवर डिस्चार्जिंग स्टेट में है तब भी क्या होता है, इस तरीके से हार्ड सल्फेशन होता है। ओके,
हार्ड सल्फेशन को ख़त्म कैसे करते हैं? तो विद द हेल्प ऑफ ट्रिकलिंग चार्जिंग। ट्रिकलिंग चार्जिंग क्या होता है? बहुत स्लो स्पीड से धीरे 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 चार्ज करना। क्लियर बात? ट्रिकलिंग चार्जिंग का मतलब क्या होता है? बहुत स्लो स्पीड से धीरे धीरे चार्ज करना। क्या ये पहला प्रॉब्लम क्लियर है सबको? नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलें, बैटरी के नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलें। ठीक है, ओके। सो सेकेंड प्रॉब्लम इज बकलिंग। बकलिंग, अब बकलिंग क्या होता है? जैसे आप बहुत ज़्यादा ओवर चार्जिंग कर दो, बहुत ज़्यादा ओवर चार्जिंग या फिर सडनली बहुत ज़्यादा डिस्चार्जिंग, तो उस केस में क्या होता है? ये जो प्लेट्स होते हैं ना, याद करो, जो हमारा लेड एसिड बैटरी होता है 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है, एक पॉजिटिव प्लेट, एक नेगेटिव प्लेट और एक बीच में इलेक्ट्रोलाइट्स। तो होता क्या है, जैसे बहुत ज़्यादा ओवर चार्जिंग कर दो तो क्या होता है ना, हीट क्रिएट होता है, और हीट क्रिएट होने की वजह से क्या हो जाता है? ये सारे प्लेट्स क्या हो जाते हैं? टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। देख पा रहे हो आप? देखो, ये प्लेट्स क्या हो जा रहे हैं? टेढ़े मेढ़े हो जा रहे हैं। हमारी बात समझ में? तो इसी को क्या बोलते हैं? इसी को क्या बोलते हैं? बकलिंग। इसी को बोलते हैं बकलिंग। तो बकलिंग लाइक कि बकलिंग अब यही है कि लाइक कि आप ऐसा करो कि लाइक ज़्यादा हीट क्रिएट ना हो। ठीक है, ओके। तीसरी प्रॉब्लम पार्शियल शॉर्ट या फिर सेडिमेंटेशन। इसमें होता क्या है, जो प्लेट्स होते हैं ना, एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज होता है और एक प्लेट पे नेगेटिव चार्ज। तो जो पॉजिटिव, जैसे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं, लाइक जैसे आप ऐसे समझो, इलेक्ट्रॉन फ्री हुए, अभी वो नीचे बैठना स्टार्ट हो जाते हैं, नीचे की तरफ मतलब वो जाना स्टार्ट हो जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि ये बहुत ज़्यादा हीट क्रिएट करते हैं, मतलब लाइक कि शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। मतलब एक तरीके से ये जो फ्री चार्जेस है ना, ये बेसिकली सिस्टम को शॉर्ट सर्किट कर देते हैं, और शॉर्ट सर्किट की वजह से क्या हो जाता है? हीट क्रिएट होता है। और इस सेडिमेंटेशन की वजह से भी क्या हो सकता है? बकलिंग हो सकता है, क्योंकि बकलिंग के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है? हीट, एक्सेस ऑफ हीट। आ रही बात समझ में? तो ये प्रॉब्लम भी आ सकती है। तो इसके लिए, इस सेडिमेंटेशन की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए क्या करोगे आप? सिंपल, आप इलेक्ट्रोलाइट ही बदल दो। व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइट इन लेड एसिड सेल मोस्टली यूज्ड? विच इलेक्ट्रोलाइट इज मोस्टली यूज्ड इन लेड एसिड सेल? जल्दी बोलो। H2SO4। H2SO4, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड, सही बात है। तो कहने का मतलब, ये जो चार्जेस होते हैं, जो बेसिकली फ्री चार्जेस होते हैं, ये शॉर्ट सर्किट कभी कभी कर देते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा हीट क्रिएट होता है। ठीक है, तो दीज आर 3 प्रॉब्लम्स। अच्छा, ये होता क्यों है? ये होता है ओवर चार्जिंग से। यार, ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स, ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स मतलब कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स कब गिरेंगे? जब आप बहुत फास्ट रेट से चार्ज करने की कोशिश करोगे, बहुत फास्ट रेट से चार्ज करने की कोशिश करोगे, नहीं तो नॉर्मली आपका ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाला है नहीं। तो बोलो, व्हाट इज द आंसर? सेडिमेंटेशन इन लेड एसिड सेल अकर्स ड्यू टू, आंसर इज ई, ओवर चार्जिंग एट हाई रेट। ओवर चार्जिंग एट हाई रेट। क्लियर है बात? बाकी और भी क्वेश्चन आएगा तो कर लेंगे हम। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78। वन कैन प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक। ये तो सिंपल है। ठीक है, चलो। इंसुलेटिंग मटेरियल, सिंपल इंसुलेटिंग मटेरियल। चलिए, इसका बताइए, बोलो। एट एन एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस एंड कीपिंग इन व्यू ऑफ द वर्किंग कंडीशन, द वाइंडिंग टेम्परेचर। देखो, वाइंडिंग टेम्परेचर वही होगा जो ऑयल का टेम्परेचर होगा। तो इनडायरेक्टली ये ऑयल का टेम्परेचर पूछना चाह रहे हैं। इनडायरेक्टली ये ऑयल का टेम्परेचर पूछना चाह रहे हैं। या फिर ऐसे समझो लाइक कि, या फिर ऐसे समझो कि रिलेटिवली थोड़ा सा ज़्यादा होगा, मतलब दोनों का, क्योंकि वाइंडिंग में करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, अब इसके लिए लाइक ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, क्योंकि कुछ जगह मतलब मैंने देखा था, कुछ जगह ऑप्शन ए दिया था, कुछ जगह ऑप्शन बी दिया था। हालांकि अगर इनके आंसर के हिसाब से जाए तो लाइक कि
आंसर इज बी। ठीक है, बट वैसे मैक्सिमम केसेज में मैंने ए देखा था। ठीक है, खैर आंसर के हिसाब से दिस वन। आगे देखते हैं यार। इंसुलेशन क्लास ऑफ, नहीं उससे कोई नहीं, उससे नहीं। वो तो मटेरियल सेलेक्ट करते समय फोकस करते हैं ना, मटेरियल सेलेक्ट करते समय। चलो इसका बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट इज ट्रांसफॉर्म विजिबल फ्रॉम आउटसाइड? ओब्वियसली बुशिंग। क्या होगा? बुशिंग। ठीक है, देख लो एक बार, सारा ही तो लाइक ये सारा है हमारा, ए है बुशिंग ना, ए। बुशिंग क्या करता है वैसे? बुशिंग क्या करता है बताओगे? व्हाट इज द वर्क ऑफ बुशिंग? ये आपका कंजर्वेटर टैंक, मतलब लाइव वायर को ट्रांसफॉर्मर्स की, हाँ, मतलब कि लाइक ये जो ट्रांसफार्मर की बॉडी है इससे इंसुलेट करता है लाइव वायर को। यस या नो? ठीक है, ओके। ये ब्रीदर हो गया जिसमें सिलिका जेल यूज होता है। ये आपका मेन टैंक, टैंक कवर, और ड्रेन ऑफ लाइक एक्सेज ऑफ ऑयल रिमूव करने के लिए, और लो वोल्टेज बुशेज। ठीक है, और एक कूलिंग ट्यूब्स। ठीक है, तो ये सारी चीजें, बाकी उसमें जो भी ऑप्शन दे रखे थे सब इंटरनल दे रखा था। क्वेश्चन नंबर 81, इन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज लैम्प लाइट इज प्रोड्यूस्ड बाई, जल्दी बोलो, कैसे प्रोड्यूस होता है लाइट? ड्यू टू आयोनाइजेशन ऑफ गैस और वेपर, ड्यू टू आयोनाइजेशन ऑफ गैस और वेपर। डन, ओके। नेक्स्ट, स्लिप रिंग ऑफ इंडक्शन मोटर आर मेड अप ऑफ, स्लिप रिंग ऑफ इंडक्शन मोटर आर मेड अप ऑफ, किसका बना होता है? फॉस्फर ब्रॉन्ज का, फॉस्फर ब्रॉन्ज का। स्लिप रिंग क्या करता है? स्लिप रिंग कहाँ लगाते हैं? बोलो, स्लिप रिंग का काम क्या है? सप्लाई। आपके घरों में तो नहीं लगा स्लिप रिंग, वहां भी आपको सप्लाई चाहिए। पूरा सेंटेंस बोलो, पूरा सेंटेंस। रोटेटिंग पार्ट को मतलब हर जगह लगेगा, सिंक्रोनस मोटर हो चाहे इंडक्शन मोटर हो चाहे डीसी मोटर हो, सारे रोटेटिंग पार्ट है। फिर कंप्लीट बोलो ना, एक बार में ही बोलो, लाइक आधा अधूरा मत बोलो। हाई रेजिस्टेंस हो, कार्बन की बात कर रहे हो आप, स्लिपरिंग का नहीं। देखो, दो चीजें होती हैं, क्या क्या? एक स्लिपरिंग और एक आपका कम्यूटेटर, एक स्लिप रिंग और एक आपका कम्यूटेटर। ठीक है, तो अगर आपको लाइक कि रोटेटिंग पार्ट पे, स्लिप रिंग भी रोटेटिंग पार्ट पे यूज होता है और कम्यूटेटर भी रोटेटिंग पार्ट पे ही यूज होता है। लाइक कि एक स्टेशनरी पार्ट से, स्टेशनरी वायर से रोटेटिंग पार्ट को सप्लाई देने का, या फिर रोटेटिंग पार्ट से स्टेशनरी पार्ट पे सप्लाई लेने का काम ये दोनों करते हैं। पहली बात तो ये समझो, अगर अंदर कोई सप्लाई रोटेटिंग पार्ट में, रोटर पे सप्लाई, रोटर में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा है, तो बाहर हमें करंट कलेक्ट करना है, क्योंकि यार उसी के, अगर हम रोटेटिंग पार्ट से तो नहीं ले सकते। ठीक है, तो लेना है यार, कंप्लीट कर लेना तो ना, मुझे एक बार समझा लो फिर पूछ लेना जो भी पूछना हो, ऐसे बीच में मतलब क्या है कि लाइक अगर इंटरनली कोई करंट जनरेट हो रहा है जो कि रोटेटिंग पार्ट में है, तो बाहर, बाहर आपको करंट कलेक्ट करना है, तो आपके पास दो ऑप्शन होंगे, क्या क्या? स्लिप रिंग और कम्यूटेटर। या फिर आपको बाहर से सप्लाई देना है किसी रोटेटिंग पार्ट में, तब भी आपके पास दो ऑप्शन होंगे, क्या क्या? कम्यूटेटर और स्लिप रिंग। अब क्वेश्चन ये बनता है कि कम्यूटेटर कहाँ यूज करेंगे और स्लिप रिंग कहाँ यूज करेंगे। तो जैसे देखो, रोटेटिंग पार्ट्स कितने हैं बस मुझे ये बता दो, रोटेटिंग मशीन अपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में कितने हैं मुझे ये बता दो बस, जल्दी बोलो।
रोटेटिंग मशीन कितने हैं? 3। लाइक कि एक आपका डीसी, एक आपका इंडक्शन और एक आपका सिंक्रोनस मशीन। ठीक है। अब अगर डीसी की बात करें, डीसी की बात करें तो डीसी में क्या होता है? एक आपका मोटर होता है और एक आपका जनरेटर होता है। और इंडक्शन की बात करें तो इंडक्शन में अगेन मोटर भी होता है और जनरेटर भी होता है। बट हम मोस्टली बात करते हैं किसके बारे में? इंडक्शन मोटर के बारे में। अभी हम मोटर के बारे में बात करते हैं। और सिंक्रोनस मशीन तो इसमें भी लाइक कि मोटर जनरेटर। चलो खैर, अब ये मोटर, इंडक्शन मोटर 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन? एक आपका स्लिप रिंग होता है और एक आपका क्या होता है? स्क्वायरल केज। एक आपका क्या होता है? स्क्वायरल केज। अब रोटर पे, जिस पे इन सारे मशीनों में, सारे केसेज में, चलो एक काम करता हूं मैं, इंडक्शन में भी लाइक कि इंडक्शन मोटर और इंडक्शन जनरेटर, अगर डीसी मोटर है तो क्या उसके रोटर पे वाइंडिंग होगा? यस या नो? बोलते जाओ बस। क्या उसके रोटर पे वाइंडिंग होगा? ऑब्वियसली होगा। जनरेटर है तब भी होगा। इंडक्शन मोटर है तो क्या उसके रोटर पे वाइंडिंग होगा? यस या नो? यस या नो? सोच समझ के बोलना। अब 2 पॉसिबिलिटी है कि वो स्क्वायरल केज है या फिर स्लिप रिंग है। अगर स्क्वायरल केज है तो क्या वहां पे वाइंडिंग थे या बार्स थे? वाइंडिंग था या बार था? जल्दी बोलो। बार्स थे ना, तो वो वाइंडिंग्स तो नहीं हुए। यस या नो? तो वाइंडिंग्स तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे स्लिप रिंग वाले केस में यहाँ पे बार्स हैं। तो अब बताओ, क्या इंडक्शन मोटर के जब स्क्वायरल केज है तो क्या यहाँ पे आपको सप्लाई रोटर पे देना या लेना है क्या? बोलो। क्या इंडक्शन मोटर की जब स्क्वायरल केज है तो वहां पे सप्लाई देना या वहां से लेना है क्या? तो आंसर इज नो। तो क्या वहां पे स्लिपरिंग या कम्यूटेटर यूज करेंगे क्या हम? क्या हम वहां पे स्लिपरिंग या कम्यूटेटर यूज करेंगे? तो आंसर इज नो। क्लियर हुई क्या बात? ठीक है, ओके। अब अगर मैं इंडक्शन मोटर में स्लिपरिंग वाले मोटर की बात करूं, स्लिपरिंग में, तो स्लिपरिंग इंडक्शन मोटर में जो रोटर है वहां पे आपको सप्लाई क्या देनी है? एसी या डीसी? मोटर पे सप्लाई क्या देनी है? एसी या डीसी? क्या देनी है? एसी। क्या देनी है? एसी। और अंदर जो बेसिकली आपको वो जो रोटर है उसमें आपको क्या रखना है? एसी या डीसी? बाहर से आप सप्लाई क्या दे रहे हो पहले वो बताओ। बाहर से आप सप्लाई क्या दे रहे हो? एसी या डीसी? एसी। और जो अंदर आप चाहते हो रोटेटिंग पार्ट में, रोटर में, दैट इज एसी या डीसी? आप चाहते क्या हो? एसी या डीसी? एसी। तो मतलब आप बाहर से एसी देना चाहते हो और अंदर भी एसी चाहते हो। मतलब क्या आप करंट का नेचर चेंज करना चाहते हो क्या? एसी टू डीसी ऐसा कुछ करना चाहते हो? नहीं। तो इस सिचुएशन के लिए बेस्ट सुटेबल इज स्लिप रिंग। आई बात समझ में? क्लियर हुआ कि नहीं? इस सिचुएशन के लिए बेस्ट सुटेबल इज स्लिप रिंग। डन। चलो इधर आ जाओ, डीसी मोटर की बात करते हैं। तो डीसी मोटर में अगर मोटर की बात करूं तो मोटर में आपको एक्सटर्नली सप्लाई देना है कि नहीं देना है? देना है या फिर वहां से लेना है? बेसिकली मोटर है, देना है या लेना है वहां से? एक्चुअली हमें वहां पे प्रोवाइड करना है ना, देना है। चलो, अब बाहर से आपको सप्लाई क्या दे रहे हो? एसी या डीसी? बाहर से आप सप्लाई क्या दे रहे हो? डीसी। बट जो अंदर वाला रोटेटिंग पार्ट है उसमें मुझे एसी चाहिए या डीसी चाहिए? रोटेटिंग पार्ट में उसमें मुझे चाहिए एसी। क्यों? क्योंकि अगर उसमें डीसी किया ना तो यूनी डायरेक्शनल टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगा, मोटर घूमेगा नहीं। वहां पे मुझे अंदर वाइंडिंग में एसी ही चाहिए। तो डीसी से एसी, लाइक कि बाहर से डीसी दे रहे हो, अंदर एसी आपको चाहिए। तो इसके लिए स्लिप रिंग यूज करोगे कम्यूटेटर? स्लिप रिंग यूज करोगे कम्यूटेटर? तो ऑब्वियसली कम्यूटेटर। ठीक है। तो इसी तरह डीसी जनरेटर में भी आप बेसिकली क्या करने वाले हो? डीसी जनरेटर में आपको सप्लाई अंदर से लेना है, बट जो अंदर जनरेशन हो रहा है दैट इज एसी या डीसी? जनरेटर के केस में अंदर जो जनरेशन हो रहा है दैट इज एसी या डीसी? दैट इज एसी।
बट आपको बाहर क्या चाहिए, दैट इज डीसी। तो अगर एसी से आपको डीसी कन्वर्ट करना है तो अगेन आपको क्या यूज करना पड़ेगा, कम्यूटेटर। क्या ये बात क्लियर है हमें? तो डीसी मोटर की बात करें या फिर डीसी जनरेटर की बात करें। अब दूसरी चीज, अगर सिंक्रोनस मशीन में आ जाएं तो सिंक्रोनस मशीन में अगर हम अल्टरनेटर की बात करें, अल्टरनेटर की बात करें या फिर मोटर की बात करें, जो फील्ड वाइंडिंग होता है वो कहाँ पे होता है, स्टेटर पे या रोटर पे, स्टेटर पे या रोटर पे। फील्ड वाइंडिंग कहाँ पे होता है, रोटर पे। और फील्ड वाइंडिंग को सप्लाई हमें देना होता है या फिर हम ले रहे होते हैं, फील्ड वाइंडिंग को सप्लाई देना होता है या ले रहे होते हैं, देना होता है, चाहे वो मोटर हो चाहे वो जनरेटर हो। तो अगर रोटर को एक्सटर्नली, और फील्ड वाइंडिंग में हमेशा सप्लाई क्या होती है, एसी या डीसी, फील्ड वाइंडिंग में हमेशा सप्लाई क्या होती है, डीसी। और जो सब लाइक कि जब फील्ड वाइंडिंग में जो फील्ड वाइंडिंग है हम बाहर से दे रहे हैं डीसी, और उसको अंदर रोटेटिंग पार्ट में क्या चाहिए मुझे, एसी या डीसी, रोटेटिंग पार्ट में, रोटेटिंग पार्ट जो अंदर वाइंडिंग की बात करें तो वहां पे मुझे क्या चाहिए होता है, डीसी ही चाहिए होता है। क्यों? क्योंकि अगर डीसी नहीं दोगे तो जो पोलैरिटी जनरेट होगी दैट विल बी वेरिएबल, फिक्स्ड पोलैरिटी जनरेट नहीं होगी। लाइक आपका नॉर्थ पोल साउथ पोल हमेशा चेंज होता रहेगा। क्या आप ऐसा चाहोगे क्या? अगर आप एसी दोगे तो हर हाफ साइकिल में आपका नॉर्थ पोल साउथ पोल चेंज होता रहेगा, बट हम ऐसा नहीं चाहते। लाइक कि वहां भी हमें क्या चाहिए, डीसी। बाहर से देना है डीसी और अंदर भी चाहिए डीसी। तो बताओ हमारे लिए क्या सही रहेगा, स्लिप रिंग या कम्यूटेटर? स्लिप रिंग। तो मतलब क्या कंक्लूजन क्या निकला, डीसी मशीन में और सिंक्रोनस मशीन में अपन क्या यूज करेंगे, स्लिप रिंग। और इंडक्शन सॉरी 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 इंडक्शन में और सिंक्रोनस मशीन में अपन क्या यूज करेंगे, स्लिप रिंग। या फिर एसी को एसी में, डीसी को डीसी में कन्वर्ट करना हो तो अपन क्या यूज करेंगे, स्लिप रिंग। बट अगर डीसी को एसी में, एसी को डीसी में कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे, कम्यूटेटर। और इन सब के साथ ब्रशेज कंपलसरी है, चाहे आप स्लिप रिंग यूज करो चाहे आप कम्यूटेटर यूज करो, ब्रशेज तो आपको लेना ही पड़ेगा ना, बिकॉज ब्रशेज आर स्टेशनरी पार्ट, ब्रशेज आर स्टेशनरी पार्ट, वो तो रोटेटिंग पार्ट है ना। चाहे स्लिपरिंग ले लो चाहे कम्यूटेटर, बोथ आर स्टेशनरी पार्ट। तो रोटेटिंग पार्ट, मतलब सॉरी रोटेटिंग पार्ट, लाइक कि उससे करंट कलेक्ट कर लेके आपको ब्रशेज तो लेना ही पड़ेगा। लाइक कि स्लिपरिंग प्लस ब्रशेज, स्लिपरिंग प्लस ब्रशेज एंड कम्यूटेटर प्लस ब्रशेज। क्या थ्योरी क्लियर है सबको? ठीक है। तो स्लिपरिंग का पूछा है तो फॉस्फर ब्रांच, अगर यही कम्यूटेटर पूछ लिया होता तो लाइक ये फिर तो आपका लगभग उसी, स्लिपरिंग सर कॉपर के भी हो सकते हैं, हाँ हो सकते हैं, बट वहां पे मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी देखनी होती है ना हमें। ठीक है, खैर मैं ऐसे तो मैं कभी नहीं करा पाऊंगा 150 को। चलो कोई नहीं, 83, जल्दी बोलो। डी, जल्दी बोलो। ऑल सेमीकंडक्टर्स इन देयर लास्ट ऑर्बिट हैव, सेमीकंडक्टर के आउटर सेल में कितने होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स। कितने होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। कौन होता है सेमीकंडक्टर में, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, और ये आपका, ये क्या है, एसएन क्या है, टीन, और आपका दैट इज लेड। ठीक है। तो ये आपके हैं जो कि इनके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4। ठीक है। और अगर ए प्योर फॉर्म में है, ये क्या है, दीज आर सेमी कंडक्टर, दीज आर सेमी कंडक्टर, बट दीज आर इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमी कंडक्टर। दीज आर वॉट, दीज आर इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर। अगर इसी में ट्राईवैलेंट या पेंटावैलेंट मिला देंगे तो देन दीज आर नोन एज एक्सट्रिंसिक कंडक्टर, सॉरी एक्सट्रिंसिक सेमी कंडक्टर। क्लियर? चलिए, टू वाइंडिंग्स ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर इज, क्वेश्चन नंबर 85। क्या होगा, इंडक्टिवली लिंक्ड। ठीक है।
86। अच्छा, अगर यहीं पे ऑटो ट्रांसफार्मर पूछ लेता तब, ऑटो ट्रांसफार्मर के बारे में पूछ लेता, देन व्हाट इज द आंसर? अगर ए ऑटो ट्रांसफार्मर के बारे में पूछ लेता देन ए एंड बी, ए एंड बी, ठीक है। बोथ मुझे क्या पता है, बोथ किसकी बात कर रहे हो आप? सी की बात कर रहे हो, डी की बात कर रहे हो? बोलो ना, ए एंड बी। हाँ मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86। साइज ऑफ कंडक्टर यूज्ड इन पावर केबल डिपेंड्स अपॉन द करंट टू बी कैरिड। सिंपल, जितना ज़्यादा करंट उतना ज़्यादा। देखो, दो चीज़ें हैं। अगर कोई आपसे पूछे कि ऑपरेटिंग इंसुलेशन डिजाइनिंग किस पे डिपेंड करता है, इंसुलेशन लेयर किस पे डिपेंड करता है, तो वो डिपेंड करता है वोल्टेज पे। और वायर की साइज किस पे डिपेंड करती है, क्रॉस सेक्शनल एरिया किस पे डिपेंड करता है, दैट इज ऑन करंट। ठीक है ना, ये छोटी सी बात याद रखना। 87, ऑयल फील्ड केबल हैज अ वर्किंग स्ट्रेस ऑफ, बेसिकली डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ पूछना चाह रहे हैं। ये कितना होता है? 150 kb पर सेंटीमीटर। ठीक है, 150 kb पर सेंटीमीटर। अगर उसे mm में बात करेंगे तो कितना हो जाएगा? अगर mm में बात करें तो कितना हो जाएगा? 15 kb पर mm। ठीक है, 15 kb पर mm, डन। और अगर यही एयर का पूछा होता देन, एयर का पूछा होता kb पर mm में, देन एयर का पूछा होता kb पर mm में, देन दैट इज 3 kb पर mm, 3 kb पर mm। अच्छा, ये जो 3 kb है, दिस इज मैक्सिमम वैल्यू और आरएमएस वैल्यू? दिस इज मैक्सिमम वैल्यू और आरएमएस वैल्यू? दिस इज, जल्दी बोलो, दिस इज मैक्सिमम वैल्यू, दिस इज मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88। क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजेस बट द फ्लक्स रिमेन्स सेम, द फ्लक्स डेंसिटी फाई इज इक्वल टू क्या होता है? बी इंटू ए। तो फ्लक्स डेंसिटी क्या है? फ्लक्स अपॉन पर यूनिट एरिया। पूछा क्या है? क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजेस एंड द फ्लक्स रिमेन्स सेम, तो बताओ द फ्लक्स डेंसिटी विल डिक्रीज ना? यस या नो? क्लियर बात? फाई इक्वल टू बी इंटू ए, बी इक्वल टू फाई अपॉन ए। ठीक है, ओके। नेक्स्ट 89। बोलो। A coil of wire is placed in a changing magnetic field. If the number of turns in the coil is decreased, the voltage induced obviously decrease ना? ठीक है, क्योंकि इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स। तो अगर नंबर ऑफ टर्न्स घटा रहे हो आप, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ भी क्या होएगा? घटेगा। ठीक है, अच्छा, एक किसकी बात कर रहा है? एसी रोटेट, एसी मशीन की या डीसी मशीन की? एक किसकी बात कर रहे हैं, एसी की या डीसी की? जल्दी बोलो, एसी की बात कर रहे हैं या डीसी की? दोनों की बात हो रही है। 4.44 एफ इंटू एन इंटू फाइव। तो यहाँ से देखा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स। और अगर आपको याद हो तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इन डीसी मशीन जेड एन फाई अपॉन 60 इंटू पी बाई ए। एंड व्हाट इज जेड हियर? व्हाट इज जेड हियर? बोलो, नंबर ऑफ कंडक्टर्स ना? यस या नो? जेड इज नंबर ऑफ कंडक्टर्स। तो अगर आप नंबर ऑफ टर्न्स हटाओगे तो नंबर ऑफ कंडक्टर विल रिड्यूस ना? यस या नो? ठीक है, लाइक कि आप चाहे एसी मशीन हो चाहे डीसी मशीन हो, नंबर ऑफ कंडक्टर्स
इंक्रीज करोगे मतलब डिक्रीज करोगे तो ऑब्वियस सी बात है ईएमएफ इंड्यूस कम हो जाएगा। डन, आगे बढ़ जाए। इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए पूरे इलेक्ट्रिकल मशीन में दो ही फॉर्मूला है, एक 4.44 एफ एन इंटू फाई और एक जेड एन फाई अपॉन 60 इंटू पी बाई ए। एक किसके लिए, जल्दी बोलो, ई इक्वल टू 4.44 एफ इंटू एन इंटू फाई किसके लिए है ये कहाँ पे वैलिड है? नाम बताओ, नाम बताओ, एसी मत बताओ, मशीन का नाम बताओ। ट्रांसफॉर्मर, इंडक्शन मशीन, सिंक्रोनस मशीन। आ रही बात समझ में? ट्रांसफॉर्मर, इंडक्शन मशीन, सिंक्रोनस मशीन। एंड ये जो है आपका ये किसके लिए, इंड्यूस्ड ईएमएफ इसके लिए, लाइक डीसी मशीन के लिए। चीजें एकदम क्रिस्टल क्लियर रखो आप। क्वेश्चन नंबर 90, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विद इन अ मैग्नेट इज। सोच समझ के आंसर देना, सोच समझ के आंसर देना। This is north pole, this is south pole, like if field externally always move from north to south externally, but यार पाथ तो कंप्लीट करेगा ना, इंटरनली कहाँ से कहाँ जाएगा, साउथ से नॉर्थ की तरफ। देन व्हाट इज द आंसर, दैट इज ए। ठीक है, ओके 91, ओके बी। मतलब इससे पता चलता है कि आप अपने कॉन्सेप्ट पे कितना काम कर रहे हो। डी, मतलब चारों ही आ गए, वाह। इससे पता चलता है कि लाइक आपके कॉन्सेप्ट कितने क्लियर हैं। एक दो ऑप्शन और होता तो वो भी दे देते। वैसे तो जीरो होना चाहिए, पावर जीरो होना चाहिए, क्या आप बात कर रहे हो? वोल्टेज जीरो होना चाहिए, करंट जीरो होना चाहिए, पावर कभी नहीं जीरो होना चाहिए। पावर जीरो हो गया फिर हम कर क्या रहे हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ही खत्म कर दी आपने। आंसर इज ए एंड बी। चमका, देखो अगर टोटल पावर की बात करें, टोटल पावर की बात करें तो एक अगर एक फेज का पावर है V इंटू आई, तो तीन फेज का पावर कितना हो जाएगा बोलो, तीन फेज का पावर कितना हो जाएगा? 3 इंटू वी फेज इंटू आई फेज, बोलो हाँ या ना। ठीक है, और सारे फेज मतलब एक फेज में वी फेज आई फेज, दूसरे में भी कितना वी फेज आई फेज, तीसरे में भी कितना वी फेज आई फेज, तो एन इक्वल अमाउंट ऑफ पावर, यस या नो? तीनों फेज में इक्वल पावर जनरेट होंगे अगर वो बैलेंस सिस्टम है, यस या नो? बोलो, ऑब्वियस सी बात है ना, बैलेंस सिस्टम है तो तीनों फेज में इक्वल पावर जनरेट होंगे, पहली बात। दूसरा, ईच फेज का जो पावर है, क्या आपको नहीं लगता कि टोटल पावर का 1/3 हो जाएगा? बोलो हाँ या ना। ईच फेज का जो पावर है, क्या आपको नहीं लगता कि लाइक 1/3 हो जाएगा? अब बताओ, कुछ एक्स्ट्रा बोल रहा हूँ क्या मैं? ये एग्जैक्ट उनके ऑप्शन ही हैं, मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं जस्ट दिखा रहा हूँ कि लाइक कि ये सारी सिचुएशन ना आने वाली हैं आपके सामने। बट आपको क्या फर्क पड़ता है, आपको तो वैसे भी एक ही दिख रहा था। क्लियर है, ए या बी में से? और कुछ लोग डी बोल रहे थे, यार डी तब होता ना जब ऐसे होता रूट। और पहली बात तो टोटल पावर फेज तो पूछा नहीं है
कि √3 VL × IL आपने याद बता दिया। क्या इसने टोटल पावर पूछा है क्या? बोलो, क्या इसने टोटल पावर पूछा है? तो डी तो मतलब किसी कीमत पे नहीं हो सकता था। और सी किस हिसाब से बता रहे थे यार? ए कौन सा लॉजिक था? 2/3 ऑफ PT। ए कौन सा लॉजिक था? या तो 1/3 होगा। समझ में आया कि नहीं? किसी को कोई कष्ट, लेकिन दोनों ऑप्शन के एक्सप्लेनेशन से? आगे बढ़े। ओके, 92। Which of the following needs to measured after rewinding the motor? सब कुछ, लाइक कि अगर आप रिवाइंडिंग कर रहे हो सारा चेक करना है आपको। नहीं तो पता लगा लाइक कि रिवाइंडिंग किया आपने, मतलब ऐसे जल्दी जल्दीबाजी में कर दिया, तो एयर गैप जितना पहले था उससे ज़्यादा हो गया या उससे कम हो गया? यस या नो? पॉसिबिलिटी है ना। अगर हम जल्दीबाजी में करेंगे तो लाइक उतने तरीके से नहीं करेंगे तो एयर गैप भी तो ज़्यादा कम हो सकता है ना। दूसरा, लाइक कि आपका अगर ज़्यादा कर दिया तो कहीं ना कहीं एयर गैप ज़्यादा कर दिया, एयर गैप कम हो गया तो कहीं ना कहीं आपका जो नो लोड करंट होगा वो भी तो ज़्यादा या कम हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। अगर एयर गैप ज़्यादा है तो नो लोड करंट ज़्यादा होता है। क्लियर बात। और अगर रिवाइंडिंग कर रहे हो तो लाइक कि आप पता नहीं आप स्टार में कर रहे हो डेल्टा में कर रहे हो, तो लाइक कि वो सारी चीज़ें हर एक चीज़ को आपको फिर से चेक करना पड़ेगा। क्लियर है? 92 का ऑप्शन इज डी। 93। चलिए तो ये बताओ, फिर तुम बात करते हैं स्टेलॉसेज होता क्या है? दैट इज वेरी सिमिलर टू एडी करंट लॉस। दैट इज वेरी सिमिलर टू एडी करंट लॉस। मतलब वो एडी करंट लॉस जो कोर के अलावा कोर के अलावा और किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल में हो रहा होगा, या फिर किसी भी कंडक्टिंग मटेरियल में हो रहा होगा। देखो फिर से समझो, एडी करंट लॉस क्या होता है? जब कोई कंडक्टिंग मटेरियल किसी वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उसमें एक सर्कुलेटिंग करंट प्रोड्यूस होता है, जो सर्कुलेटिंग करंट हीट प्रोड्यूस करता है, उसी हीट को अपन बोलते हैं एडी करंट लॉस। यस या नो? जल्दी बोलो, यस या नो। ठीक है। अब वो उस वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड के कांटेक्ट में क्या लगता है आपको? क्या सिर्फ और सिर्फ कोर ही आएगा क्या? कोर के अलावा और कोई भी ऐसा कंडक्टिंग मटेरियल नहीं होगा उस पूरे मशीन में? बोलो हाँ या ना। कोर के अलावा और भी तो कंडक्टिंग मटेरियल होंगे ना, सब आयरन का बना होगा, कास्ट आयरन होगा तो भी तो लाइक होगा ही ना। ठीक है। तो अगर कोर के अलावा, हाँ बॉडी भी आयरन की ही है, बॉडी भी आयरन की है, तो कोर के अलावा जितने भी एक्स्ट्रा एक्सेसरीज हैं जो कि आयरन से मिलके बने हुए हैं, उनके अगर वो वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड के कांटेक्ट में आएंगे तो उसमें भी एक एडी करंट लॉस होगा, बट हम उसे एडी करंट नहीं बोलेंगे, हम उसे क्या बोलेंगे? स्ट्रे लॉसेज। क्लियर हुई क्या बात? बोले ठीक है। तो अब बताओ, जो एडी करंट लॉस होता है दैट इज व्हाट? आई एडी करंट स्क्वायर इनटू आर ई। यस नो? ठीक है। तो बेसिकली अब यही सारी, मतलब आप यहां से देख के बता सकते हो कि प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट। अगर मैं सिर्फ लाइक कि देखो, स्ट्रे लॉसेज इज एक्टिव लॉसेज एंड एक्टिव लॉसेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर आर। ठीक है। आप इतना समझो बेसिक सा मतलब। डन। नेक्स्ट, 94। क्या बोल रहे हो? इंडक्शन मोटर।
94। रोटर करंट या स्टेटर करंट? इसमें देखो, ये जो आपका, नहीं, इस जो आई स्क्वायर ए, देखो आप क्या बोलते हैं, ये जो आई स्क्वायर आर लॉस होता है ना, ये होता है आपका इस करंट की वजह से, कॉपर लॉस। जो कॉपर लॉस है वो किसकी वजह से होता है? आई स्क्वायर आर, स्टेटर में जो करंट है। और ये जो आपका है दैट इज रोटर से रिलेटेड है। ठीक है, कॉपर लॉस पता है ना हमें, आई स्क्वायर आर। और वो जो कॉपर लॉस है दैट इज बेसिकली किस, कहाँ पे होता है ज़्यादा डोमिनेटिंग, कहाँ पे होता है? स्टेटर पे। हालांकि अगर एक्चुअल में देखा जाए ना, तो ये दोनों ऑप्शन भी गलत हैं, बट मैं उसमें जाना नहीं चाह रहा, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि भी मैं उसे फिर 10 मिनट मुझे लग जाएगा एक्सप्लेन करने में। क्योंकि जो करंट होता है ना, एक्चुअली रोटर करंट स्टेटर करंट से मतलब ही नहीं है, वो एक्चुअली उस करंट के प्रोपोर्शनल होता है जो कि उसमें जनरेट हो रहा होता है ड्यू टू फ्लक्स कटिंग। और कहीं ना कहीं वो फ्रिक्वेंसी पे डिपेंडेंट है। ठीक है, खैर, क्वेश्चन नंबर 94, बोलो। टॉर्क डेवलप्ड बाय स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर इज प्रोपोर्शनल टू? देखो, इंडक्शन मोटर में दो जगह टॉर्क होएगा, एक आपका थ्री फेज इंडक्शन मोटर और एक आपका सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। अगर थ्री फेज इंडक्शन मोटर में टॉर्क कोई पूछे ना, तो टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई स्टेटर इंटू फाई रोटर इंटू कॉस ऑफ अल्फा। व्हाट इज अल्फा? अल्फा इज द फेज डिफरेंस बिटवीन फाई एस एंड फाई आर। यस या नो? ये हमने, अगर आपको याद हो तो टेस्ट में क्वेश्चन दिया था हमने, याद आ रहा है किसी को? फाई एस फाई आर इंटू कॉस अल्फा। ठीक है, ओके। बट अगर आप सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की बात कर रहे हो, लाइक कि स्प्लिट फेज, जिसमें हम क्या करते हैं, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इज सेल्फ स्टार्टिंग और नॉट? सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इज सेल्फ स्टार्टिंग और नॉट? नॉट, दैट इज नॉट अ सेल्फ स्टार्टिंग। ठीक है, तो अब उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें वो जो स्टेटर वाइंडिंग है ना, उसको दो पार्ट में स्प्लिट करना पड़ेगा, एक ऑक्सिलरी वाइंडिंग में और एक मेन वाइंडिंग में। तो जो ऑक्सिलरी वाइंडिंग में करंट होता है, सपोज, या फिर स्विचिंग मतलब स्विच के लिए, तो सपोज दैट इज आई एस। और दूसरा कौन सा वाइंडिंग है? मेन वाइंडिंग, मेन, लाइक की मेन वाइंडिंग। तो मेन वाइंडिंग में अगर करंट है दैट इज आई एम। तो आपको मैं थोड़ा सा डायग्राम भी बना दूं तो शायद ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। दिस इज मेन वाइंडिंग एंड दिस इज ऑक्सिलरी वाइंडिंग। और ऑक्सिलरी वाइंडिंग में लाइक कि आपका क्या लगा होता है, स्विच लगा होता है, और यहाँ पे आपका रोटर होता है। तो यहाँ पे दैट इज आई स्विच, यहाँ पे आई एम। और जितना ज़्यादा इन दोनों फेज में फेज डिफरेंस आएगा, उतना ज़्यादा टॉर्क क्रिएट होगा। और टॉर्क इक्वल टू क्या होता है? आई एस आई एम इंटू साइन अल्फा। और इसी अल्फा को इंट्रोड्यूस करने के लिए, फेज डिफरेंस को इंट्रोड्यूस करने के लिए अपन क्या लगाते हैं यहाँ पे? कैपेसिटर। इसीलिए आप बोलते हो कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन मोटर। हमारी बात समझ में? तो एक, अब जितना ज़्यादा फेज डिफरेंस क्रिएट करोगे, अल्फा की वैल्यू उतना ज़्यादा होगी। अल्फा की वैल्यू जितना ज़्यादा होगी, साइन अल्फा की वैल्यू उतना ज़्यादा होगी। साइन अल्फा की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी, टॉर्क की वैल्यू उतनी ज़्यादा लगेगी। हाँ या ना? क्लियर है बात? तो बताओ व्हाट इज द आंसर? व्हाट इज द आंसर? आंसर इज ए। ठीक है, मैं ऐसा इसलिए बता रहा हूँ, कल को थ्री फेज इंडक्शन मोटर का पूछ लेगा ना,
तब पता है आंसर क्या हो जाएगा? बी। कल को वो भी तो पूछ सकता है ना, लाइक क्लियर रखो सारी चीजें ना। नेक्स्ट 95, द नंबर ऑफ टर्न्स इन द स्टार्टिंग वाइंडिंग ऑफ अ कैपेसिटर स्टार्ट, बताओ। Number of turns in the starting winding of a capacitor start motor as compared to that for split phase motor। अच्छा ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कि लाइक आप कंपेयर करो, एक कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर है, और एक आपका क्या है, स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर है, स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर है। स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर में अ, जो आपकी ऑक्सिलरी वाइंडिंग होती है उसका नेचर कैसा होना चाहिए, उसका नेचर कैसा होना चाहिए? स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर में जो आपकी रोटेटिंग मतलब ऑक्सिलरी वाइंडिंग है उसका नेचर कैसा होना चाहिए? रजिस्टिव ना। ओके, तो नंबर ऑफ टर्न्स इन द स्टार्टिंग वाइंडिंग ऑफ अ कैपेसिटर स्टार्ट मोटर एज कंपेयर टू दैट फॉर स्प्लिट फेज मोटर। यार एक तो अभी इसमें ये जस्टिफाई नहीं कर रहा है, चलो स्टार्टिंग वाइंडिंग की बात कर लेते हैं। स्टार्टिंग स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर, तो अगर हम सिर्फ इसको बनाएं तो स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर में जो नेचर ऑफ लाइक आपका इस वाइंडिंग का, देखो ये तो फील्ड मेन, ये मेन फील्ड तो प्रोड्यूस करेगा ही करेगा, और और यहाँ पे बेसिकली क्या लगा रहे हैं अपन, कैपेसिटर, तो कैपेसिटर लगा रहे हैं। फिर कैपेसिटर अगर हम लगा रहे हैं तो हमें, लेकिन नहीं फील्ड भी तो लगाना पड़ेगा, लाइक कि एक्सल तो रखना ही पड़ेगा, और लेस होना चाहिए यार, लेस होना चाहिए। हाँ, क्योंकि कहीं न कहीं अगर हम कैपेसिटर लगा रहे हैं, अगर हम नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाएँगे तो कहीं न कहीं हम इंडक्टेंस बढ़ाएँगे, येस या नो? अगर हम नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाएँगे, तो कहीं न कहीं इंडक्टेंस बढ़ाएँगे, और इंडक्टेंस अगर हम बहुत ज़्यादा कर देंगे, तो लाइक कि फिर ये लैगिंग नहीं होगा, ये नेचर लैगिंग नहीं होगा, सॉरी हाँ, मतलब लीडिंग नहीं होगा, क्योंकि हम कहीं न कहीं स्टार्टिंग वाइंडिंग का नेचर कैसा देखना चाहते हैं? स्टार्टिंग वाइंडिंग का नेचर कैसा देखना चाहते हैं? इसमें जो करंट जा रहा है उसका नेचर हम चाहते हैं कि क्या हो? लीडिंग हो। स्टार्टिंग वाइंडिंग टर्न ज़्यादा होते हैं। ए एक मोटर की बात नहीं चल रही है, 4 मोटर होते हैं, और लाइक क्या बोलते हैं कि इसमें आपका रेजिस्टेंस भी है और इंडक्टेंस भी है। चलो कोई नहीं, मैं इसको एक बार जस्टिफाई कर लूँगा, फिर एक्सप्लेन कर दूँगा। फिलहाल मुझे मेरे हिसाब से इसका आंसर, अब आप बोलो कि स्टार्टिंग वाइंडिंग का ज़्यादा होता है तो लाइक इसमें ज़्यादा तो पूछा ही नहीं है। इसने इसने दोनों में स्टार्टिंग वाइंडिंग का ही पूछा हुआ है। इसने दोनों स्टार्टिंग वाइंडिंग का ही पूछा हुआ है। इसने बोला कि कंपेयर करो, कैपेसिटर रन का स्टार्टिंग वाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा हैं या स्प्लिट फेज रेजिस्टेंस में नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा हैं। क्वेश्चन समझ रहे हो नहीं पहले?
इसने ये नहीं पूछा कि लाइक मेन वाइंडिंग में ज़्यादा है स्टार्टिंग वाइंडिंग में ज़्यादा है, इसने पूछा कि लाइक दोनों की स्टार्टिंग वाइंडिंग में ही बताओ किस में ज़्यादा है। ठीक है, खैर तो इस 95 का आंसर आई थिंक मेरे हिसाब से होना चाहिए बेसिकली लेस, क्योंकि अगर कैपिटल लगा रहे हैं और उसमें नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा रख देंगे तो जो इफेक्ट आ जाएगा वो लीडिंग कम होगा। इंडक्टिव लगाना भी जरूरी है, क्यों? क्योंकि फ्लक्स भी क्रिएट करना है, समझो नहीं, फ्लक्स भी तो क्रिएट करना है, तो नंबर ऑफ टर्न्स लगाना भी जरूरी है। ठीक है, उसके हिसाब से 95 का आंसर होना चाहिए सी। क्लियर है कि नहीं सबको? ओके, 96 सिंगल फेज मोटर आर कमर्शियली मैन्युफैक्चर्ड अप टू। ठीक है, हाँ, तो कितना होता है मैक्सिमम 5 हॉर्स पावर। डन। ओके, नेक्स्ट, रिलक्टेंस मोटर्स आर सिंगली एक्साइटेड डबली एक्साइटेड। रिलक्टेंस मोटर्स आर, देखो दोनों मोटर, चाहे रिलक्टेंस की बात कर लो, चाहे जो रिलक्टेंस मोटर है उसमें तो लॉकिंग होके चल रही होती है ना, लॉकिंग। तो रोटर पे, अगर रोटर पे बात करो तो रोटर पे आप क्या लेते हो, बार्स लेते हो ना, या मैग्नेट लेते हो। तो उन मैग्नेट को तुम्हें परमानेंट मैग्नेट लिया था ना हमने। रिलक्टेंस मोटर में जो रोटर होते हैं वो किसके बने होते हैं, परमानेंट मैग्नेट्स के, ताकि वो लॉकिंग हो जाए। तो बताओ परमानेंट मैग्नेट को आपको अलग से सप्लाई देने की जरूरत है क्या? परमानेंट मैग्नेट्स को अलग से सप्लाई देने की ज़रूरत है? नहीं। तो मतलब हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ कहाँ पे देना है? सिर्फ़ और सिर्फ़ कहाँ पे देना है? स्टेटर पे। तो अगर स्टेटर पे देना तो सिंगली एक्साइटेड, डबली एक्साइटेड? सिंगली एक्साइटेड, डबली एक्साइटेड? सिंगली एक्साइटेड ना? क्लियर हुआ कि नहीं? जब 2 अलग-अलग सप्लाई देंगे तब बोलेंगे डबली एक्साइटेड। 98 व्हाट कुड बी द स्मॉलेस्ट साइज़ ऑफ यूनिवर्सल मोटर? स्मॉलेस्ट साइज़ 46 डिवाइड बाय 200। यार मतलब लाइक कि 2-3, आप ऐसे समझो 4-5 वॉट तक के हो सकते हैं। ठीक है, डी नहीं, डी नहीं, डी तो बहुत छोटा हो जाएगा, डी तो बहुत छोटा हो जाएगा। लाइक आप ऐसे फिर तो आप समझ रहे हो 1 वॉट से भी कम हो जाएगा ना? आप डिवाइड करो 1 वॉट से कम हो जाएगा ना फिर ये, यस या नो? 1 वॉट नहीं, 1 वॉट से कम नहीं होता। एक्चुअली आंसर इज़ सी। ठीक है? मतलब 4-5 वॉट तक के मशीन आते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99। लो स्टार्टिंग टॉर्क, लो एफिशिएंसी, वेरी लिटिल ओवरलोड कैपेसिटी। क्वेश्चन नंबर 100। फॉर डोमेस्टिक सिविंग मशीन the size of the motor required will be, कितना होता है? 100 से 150 वॉट। ठीक है,